जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनमें से एक तो मैंने करवाया हुआ था। हाँ भी बताओ, वो ए और ए नोट वाला किया हुआ था कि नहीं पहले? बोलो, फ्री मोशन वाला। अरे एक दिन रेशियो नहीं निकाला था ए बाई ए नोट? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो मैं तब भी मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन करो, जो आज की पिछली क्लास का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, सब कुछ फ्री है। तो उसमें एक दिन हमने 2 मेथड से क्वेश्चन किया था। 2 मेथड से, एक तो अलग अलग एफबीडी बना के जिसमें टाइम लगा था सोल्व करने में, और दूसरा इकट्ठा एफबीडी बना के जिससे एक बार में ए बाई ए नोट आ गया था। लेकिन उस दिन रेशियो पूछा था, आज ए और ए नोट अलग अलग पूछे थे, तो अलग अलग आपको करवा रखा है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन दिया था उस पर हम चलते हैं, फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। ये था आज का दूसरा सवाल कि एक ये बॉल थी, एक इससे थोड़ी बड़ी बॉल थी, ये दीवार, ये फ्लोर, एंड एक ये दीवार, और ये दोनों यूं रेस्ट पे थे, यूं फंसी हुई थी ये बॉल्स। हमने कुछ नाम दिए थे पी, क्यू एंड आर। ये कुछ नाम यहां पे दिए गए थे, और दोनों बॉल्स का रेडियस था 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 18 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी थी 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना था कि क्यू और आर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना था। और जो इनके मासेस थे वो 15 केजी एंड 60 केजी, ये इनके मास थे। भाई बताओ, ये क्वेश्चन हुआ क्या? ये अभी दिया था आपको करने के लिए। हाँ जी, ये वाला सवाल किया किसी ने? मनीष यादव, अनुज कुमार, अंशुल, अनीश, सुमित, प्रतीक, काफी अच्छे क्लास में, किसी ने किया क्या ये वाला क्वेश्चन? चिराग यादव, चिराग यादव कौन है? मैं जानता तो नहीं आपकी क्लास में चिराग यादव कौन है। चलो कोई नहीं, अभी बताओ, कुछ जवाब दो, इसे चुपचाप ना रहे। क्या ये क्वेश्चन हुआ क्या आपसे? नो सर। तो देखो यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एफबीडी बनाते हैं, इकट्ठा एफबीडी। एक तो इस पे वेट लगेगा 150 न्यूटन, एक इस पे वेट लगेगा 600 न्यूटन। बच गए नॉर्मल रिएक्शंस। यहां से P का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे NP, यहां से Q का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर बिल्कुल सीधा NQ, यहां से R का नॉर्मल रिएक्शन अंदर। मैं दोनों बॉल्स का सिस्टम बना रहा हूं, और इनके बीच एक इंटरनल फोर्स है, उसको N और N बोल दो। ये एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ये बॉल है A और ये बॉल है B। अब मुझे जो क्वेश्चन में बताना था NQ एंड NR बताना था। यार कमाल की बात है, एक भी बच्चे ने सवाल नहीं किया है। देखो, आप इकट्ठा एफबीडी बनाओ, इकट्ठा एफबीडी, ये जो दिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने सिस्टम मान लिया A प्लस B। तो A प्लस B में इंटरनल फोर्स तो लेना ही नहीं है, ये वाला N और N, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस देखने, और सब कुछ रेस्ट पे है। तो आप वर्टिकली फोर्स बैलेंस कीजिए, पूरे सिस्टम पे वर्टिकली फोर्स बैलेंस कीजिए। घर से नहीं किया कोई बात नहीं, अभी बताओ कि क्या क्या होना है अगर आपने ब्रेक में नहीं किया तो। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों बॉल्स पे मिला के कितना फोर्स लग रहा है, बोलो भाई। ये तो इंटरनल फोर्स है, इसको तो लेना ही नहीं है जब आपने कंबाइंड सिस्टम लिया है। 750 न्यूटन। 150 प्लस 600, 150 न्यूटन प्लस 600 न्यूटन,
और इस पूरे सिस्टम पे वर्टिकली ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या एनपी वर्टिकल है? एनपी या एनआर? क्या एनपी या एनआर वर्टिकल नहीं है? और जो स्मॉल, वो जो बीच वाला फोर्स है वो इंटरनल वन, तो एक ही फोर्स बचा एन एट क्यू। तो देखो एक सिंगल इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन एट क्यू आ गया, दैट इज 750 न्यूटन। अभी बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो है नॉर्मल रिएक्शन एट क्यू। उसके बाद अब मुझे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एट आर। अब अगर आप हॉरिजॉन्टली फोर्स बैलेंस करेंगे पूरे सिस्टम ए प्लस बी पे, तो एक्चुअली एन आर के साथ ये एन पी एक अननोन आ जाएगा। तो आप क्या करो, खाली बी को सिस्टम बनाओ। अब इसके बाद एन क्यू आ चुका है, अब मैं सिस्टम बनाऊं ओनली बी। तो अगर मैं ओनली बी को देखता हूं तो एक तो उसका वेट लग रहा है 600 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है 750 न्यूटन, जो अभी निकाला हमने। एक इधर की तरफ ये वाला नॉर्मल रिएक्शन एन, और एक इधर की तरफ एन आर जो हमें निकालना। बताओ एफबीडी समझ में आया सिस्टम बी का, ओनली बी बोल का? ठीक है, तो एन के टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर तो बात बन जाएगी। एक बार इसको ब्रेक करेंगे, एक बार यूं। उसके लिए मुझे एंगल चाहिए। अब एन का एंगल चाहिए तो मुझे एक ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। देखो सपोज दिस एंगल इज थीटा, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है कि ये सेंटर की तरफ जो एंगल जा रहा है दिस इज थीटा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन कोस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। अब कोस थीटा साइन थीटा लाओ ज्योमेट्री से, कोस थीटा साइन थीटा आप लाओ ज्योमेट्री से। कैसे? यहां देखो इस ट्रायंगल में ये पूरी लेंथ कितनी है? पूरी हाइपोटेन्यूज कितनी है? 40, 18 और 12 30 सेंटीमीटर। ये पूरी है 54, ये इसका रेडियस 12, ये इसका रेडियस 18, ये 18, ये 12 और पूरी है 54। तो बीच की बताओ कितने बची? बताओ ये 24, 18 और 12 30, तो 54 में से गया, तो ये बचा 20 सेंटीमीटर। तो देखो कोस थीटा आ गया कि नहीं? कोस थीटा इस ट्रायंगल से, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा बताओ यहां से देख के। बोलो, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 18, ये 24 बचा, 20 नहीं भाई 24 है। 18 और 12 30, 54 में से 30 गए 24। कोस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ रहा है कि नहीं? 6 से गया 4/5। तो हमें कोस थीटा समझ में आ गया कि भाई इस ट्रायंगल में जो कोस थीटा है दैट इज 4/5। कोस थीटा आ गया, तो अब तो आप निकाल ही दोगे यहां से। साइन थीटा कितना हो जाएगा? अगर कोस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 माइनस 16/25 का अंडर रूट, 9/25 का अंडर रूट, कितना हो गया? 3/5। बताओ कोस थीटा और साइन थीटा आप ज्योमेट्री से निकालने आगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां इक्वेशन बना दो। वर्टिकली फोर्स बैलेंस करोगे तो n साइन थीटा प्लस 750, ये तो ऊपर लग रहे हैं, सॉरी n साइन थीटा प्लस 600, ये तो नीचे लग रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 750, वो ऊपर। तो मेरे पास n साइन थीटा बराबर आ गया 150, और हॉरिजॉन्टली फोर्स बैलेंस करेंगे तो n कोस थीटा बराबर n आर। डिवाइड कर दो तो n से n गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 150 अपॉन n आर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना है यहां से देख लो, साइन थीटा
3/5 cos थीटा 4/5, तो ये 3/4 आ गया। सो 3/4 इज इक्वल टू 150 अपॉन NR। और अगर मैं यहां से NR निकालूं तो वो आया 4 इंटू 150 अपॉन 3, ये 50, 4, 200, ये आपका आ गया 200 न्यूटन। अभी बताओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है क्या अभी ये सवाल फोर्स बैलेंस से? देखो मैं फिर भी एक बात पूछता हूं, मैंने आपको 2 सवाल करने के लिए दिए थे, एक मैंने करवा रखा था और एक में केवल फोर्स बैलेंस करना था। अब थोड़ा ढंग से ट्राई कीजिए। और वो ब्रेक देने का क्या मतलब था? 1 घंटे से 1 घंटा ब्रेक दिया, इसीलिए तो दिया था कि आप ये करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूं बताओ, एक 2 सिचुएशंस को मैं कंपेयर करूं। मैं सिंपली 2 सिचुएशंस को कंपेयर कर रहा हूं। एक ये सिचुएशन है कि यहां एक ब्लॉक नीचे लटका हुआ है और एक आदमी इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है यूं फोर्स लगा के। और एक ये सिचुएशन है, सेम ब्लॉक नीचे लटका हुआ है पुली है यहां फिक्स, और यही आदमी फिर से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं नीचे फोर्स लगा के। 2 तरीके हैं एम को खींचने के। आपका कुएं पे अगर पानी भरना हो, आजकल तो पुली सिस्टम कम हो गया, मोटर वोटर लग जाती है। कुएं पे पानी कैसे भरा जाता है? क्या कुएं में बाल्टी ऐसे डाली जाती है या वैसे उस तरीके से पानी खींचा जाता है? फर्स्ट या सेकंड? दूसरे तरीके से, सेकंड वाला। क्यों? मतलब क्या कोई फर्क है? भाई इतना ही तो वजन इसमें खींचना है, उतना ही वजन इसमें कम लगता है सर। फोर्स कम लगता है? कम लगाना पड़ता है सर। कम लगाने से कैसे खींच जाएगी आप बताओ? देखो मैं कहता हूं, चलो एक छोटी सी बात का मैं जवाब मांगता हूं। इसको भी स्लोली लेके जा रहे हैं और इसको भी स्लोली लेके जा रहे हैं। स्लोली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इसकी एक्सेलरेशन v0 है एंड इसकी एक्सेलरेशन v0 है। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी तो नीचे फोर्स mg और यहां टेंशन है T1। इस पे भी एफबीडी बनाऊं, नीचे फोर्स mg, यहां टेंशन है T2। एक्सेलरेशन यहां भी 0, एक्सेलरेशन यहां भी 0। T1 कितना होगा बताइए भाई? एक्सेलरेशन 0 है तो T1 कितना होगा? mg। और यहां भी एक्सेलरेशन 0 है तो T2 कितना होगा? mg। तो इस रस्सी में जो टेंशन है वो वही तो फोर्स है जो आपने लगा रखा है। हमने बताया ना कि अगर कहीं वो फोर्स दिखाते हैं तो रस्सी की टेंशन होती है, और इस रस्सी में जो टेंशन है वो भी वही फोर्स है जो आपने लगा रखा है। तो आपको तो यहां भी फोर्स लगाना पड़ा mg और आपको तो यहां भी फोर्स लगाना पड़ा mg। फोर्स कहां कम लगाना पड़ा आप बताओ? बताओ क्या ये मैं सिचुएशन नंबर 1 बोलता हूं और इसको मैं सिचुएशन नंबर 2 बोलता हूं, क्या 1 में मुझे फोर्स कम लगाना पड़ा है क्या 2 के मुकाबले? क्या सर? क्या 1 में मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा है या कम लगाना पड़ा है? 2 में फोर्स ज्यादा है कम लगाना पड़ा? आप इसको देख के बताओ। ज्यादा लगाना पड़ रहा है सर। ये सुमित का माइक बंद करवाना। तो यार सुमित माइक बंद कर दो, जो भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है वो बंद कीजिए। इधर देखो अनुज, आपने कहा ना ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यस सर। मैंने यहाँ टेंशन निकाली, मैंने यहाँ टेंशन निकाली, दोनों जगह टेंशन कितनी आई है? सर mg आई है। फिर तो टेंशन ही तो वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब तो दोनों से बराबर फोर्स लगाना पड़ा है। सर ये फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा सर, रोलिंग फ्रिक्शन। और अरे ना ना ना, कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ पुली मान लो, कुछ है ही नहीं, स्मूथ पुली है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो हम उसे अगले चैप्टर पे फेंक दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर जवाब दो। आपने कहा कि दोनों में से जो बेटर मेथड है वो ये है, क्योंकि ऐसा हम देखते नहीं हैं। अब मैंने फोर्स कंपेयर किए, फोर्स तो सेम लगाना पड़ रहा है, जितना इसमें लगाना पड़ रहा है उतना ही उसमें लगाना पड़ रहा है। फिर मतलब क्यों ये बेटर मेथड है?
बताओ इसका जवाब दो। क्यों? पक्की बात है वो वाला तो बेटर है, लेकिन क्यों बेटर है आप उसका जवाब दीजिए। हाँ जी बोलो। देखो सुनो, मुझे यहां भी मैं खड़ा हूं, यहां भी मैं खड़ा हूं, तो मैंने भी तो ग्राउंड पे कोई दबा रखा होगा, ग्राउंड को कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा ग्राउंड पे नीचे की तरफ, ठीक है। सपोज मैंने यहां ग्राउंड को दबाया है N1 फोर्स से, और यहां मैंने ग्राउंड को दबाया है N2 फोर्स से। तो एक्चुअली वहां तो हाथों से तो मुझे बराबर जोर लगाना पड़ रहा है, हाथों से तो मुझे बराबर जोर लगाना पड़ रहा है। अब कंपैरिजन होता है कि पांव से, पैर से किसको ज्यादा दबाना पड़ रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा बेकार मेथड होगा। किसको कम दबाना पड़ रहा है वो अच्छा मेथड होगा। अब पांव से कितना फोर्स लगाया वो निकालेंगे। देखो एक बार फिर से सुनो, क्या हाथों से दोनों जगह मैंने बराबर फोर्स लगाया है कि नहीं रस्सी पे? यस सर। ठीक है। अब पांव से जमीन पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसका कंपैरिजन होगा। कैसे कैसे कंपेयर करें? पांव से जमीन पे फोर्स N1 लगाया तो जमीन का तो एफबीडी हम बनाएंगे नहीं, जमीन का तो कुछ हो ही नहीं रहा। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आपने जमीन पे N1 फोर्स लगाया तो जमीन ने आप पे कितना फोर्स लगाया है? N1, ठीक है। इधर अगर आपने जमीन पे N2 फोर्स लगाया तो जमीन ने आप पे कितना फोर्स लगाया है? N2, ठीक है। मान लो आपका मास है स्मॉल m, सपोज कीजिए आपका मास है स्मॉल m। अब N1 N2 निकालो अपना एफबीडी बना के, आप तो रेस्ट पे हो, ये जो आदमी है तो रेस्ट पे। अब मैं आदमी का एफबीडी बनाऊं, पहले इधर बनाऊं, आदमी को देखना है। आदमी का एक तो वेट है स्मॉल m इंटू जी। एक रस्सी की टेंशन बताओ, इधर जो रस्सी की टेंशन है वो आदमी को नीचे खींच रही है कि ऊपर? यहां जो रस्सी की टेंशन है वो आदमी को नीचे खींच रही है कि ऊपर? बोलो। नीचे। हाँ, आदमी रस्सी को ऊपर खींच रहा है, बदले में रस्सी आदमी को नीचे खींच रही है, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करती है। तो एक फोर्स इस पे नीचे लगा T1, बदले में जमीन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर N1। क्या इधर वाले आदमी का एफबीडी आ गया समझ में? मैन का एफबीडी बनाया हमने। और T1 कितना है? T1 तो वही है जो कैपिटल M इंटू जी था, और ये मैन एट रेस्ट है। तो फोर्स बैलेंस कर दो वर्टिकली, तो बताइए N1 कितना आया? N1 M प्लस एम जी। हाँ, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, ये आ गया। अब उधर चलो उस साइड, देखो जितना N1 आया, N1 है आदमी के ऊपर जमीन ने क्या फोर्स लगाया, उतना ही आदमी ने जमीन पे लगा रखा होगा, यानी कि मैन को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब इधर आओ, इसका एफबीडी देखो भाई, इस पे एक तो इसका वेट mg। अच्छा और बताओ, इस पे फोर्स, रस्सी का फोर्स इस आदमी पे किधर लग रहा है? आदमी ने रस्सी को नीचे की तरफ खींच रखा है। हाँ, रस्सी जो कनेक्ट होगी वो इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, तो वो फोर्स है F, जो कि है कैपिटल M इंटू जी। और क्योंकि इसने जमीन को नीचे N2 से दबाया तो जमीन ने इसको ऊपर N2 से दबाया हुआ। अब फिर से फोर्स बैलेंस करो इसके मैन के, क्योंकि रेस्ट पे है। हाँ जी, क्या इक्वेशन बनेगी? N2 प्लस F इज इक्वल टू mg। तो N2 कितना आ गया? mg माइनस mg, और N1 आया था mg प्लस mg। ये माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए जिसका भी है, माइक ऑफ कीजिए जिसकी तरफ से भी है। अब देखो N1 N2 का कंपैरिजन, N1 बड़ा है कि N2? सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर कितने बच्चे जुड़ रहे हैं? कम ही बच्चे तो शायद। एक मिनट, हाँ 12 हैं सर। वैसे इस क्लास में जुड़ते हैं लगभग 18 के करीब, 15 से 18 बच्चे, इतने ही है इस क्लास में। स्ट्रेस छोटा सेक्शन है बहुत ही, बच्चे कम ही जुड़ रहे हैं सर।
अरे सर इस क्लास में हैं ही इतने बच्चे, 18 मैक्सिमम जुड़ते हैं। क्या मेरी आवाज बच्चों तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही होगी। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर आ रही है आवाज। क्यों नहीं कर रहे आप ये? हेलो बेटा, रेगुलर क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? 37 बच्चे हैं, ओनली 12 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। 37 नहीं है इसमें, 37 तो है ही नहीं इस क्लास में। कौन सा सेक्शन आप समझ रहे हो सर? कौन सा सेक्शन है? बी? ये +1 नॉन मेडिकल बी है, +1 नॉन मेडिकल बी। हाँ तो इसमें 37 है सर। नहीं सर, हमारे पास तो जो लिस्ट थी उसमें 27 बच्चे दिखा रखे थे, जिसमें करीब करीब 20 मैक्सिमम है जो अटेंड करते हैं क्लास, ये था। अच्छा सर, हाँ सॉरी 27। हाँ 27 है शायद। हाँ। 27 अटेंडिंग नहीं है, उनमें से 20 ही अटेंड करते हैं, जिसमें से अभी जैसे थोड़ी देर पहले क्लास हुई थी उसमें 18 बच्चे थे, तो मैं देख रहा था उसमें अभी 4 बजे क्लास ली थी उसमें वही 18। बता रहा हूँ ना सर, कम बच्चे कर रहे हैं क्लास अटेंड। हाँ सर ये कम ही करते हैं भैया, पता नहीं हमें तो इसका। एक बार थोड़ा स्ट्रिक्टली लो सर इनको, ठीक है ना बेटा? सभी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे डेली, ठीक है? चलो अब देखो, ठीक है कंपैरिजन देखिए भाई, N1 N2 का बताओ, N1 और N2 में से कौन ज्यादा है कौन कम है? N1 ज्यादा है सर। N1 ज्यादा है, मतलब यहाँ मुझे जमीन पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और वहां मैं आराम से खड़ा हूं, जमीन पे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कौन सा मेथड बेटर रहेगा? सेकंड वाला। अब इसमें चक्कर क्या है, आमतौर पे जब ये पूछा जाता है तो बच्चे वो हाथ वाला फोर्स कंपेयर कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो हाथ से फोर्स लगाया जा रहा है वो उसमें कम है सेकंड में, जबकि हाथ से तो आपने जो फोर्स लगाया है वो दोनों में बराबर है, इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना? केवल आपको पांव से जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसका कंपैरिजन है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, सवालों में क्वेश्चंस में किस तरह से काम चलाना है, ठीक है? चले हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंपल्सिव फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपल्सिव फोर्सेस। क्या होते हैं इंपल्सिव फोर्सेस? कौन से फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस? इंपल्स मतलब एक झटका, झटके से जो फोर्स लगे उसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। ये होते हैं आपके इंपल्सिव फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के थप्पड़ लगा दिया। क्या थप्पड़ ऐसे लगाते हैं भाई, पहले मुंह पे हाथ रख लिया और फिर फोर्स लगा रहे हैं, जोर से दबा रहे हैं, ऐसे होता है क्या? या एक जोरदार फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है, कैसे लगता है थप्पड़? थप्पड़ जैसे लगता है इस तरह के फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स, इंपल्सिव फोर्स का मतलब है लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया थप्पड़, दूसरा एग्जाम्पल हिटिंग विद अ हैमर। आप हथौड़े से कहीं चोट लगाते हैं, कोई कील कहीं लगा रहे हैं, कैसे लगाते हैं? क्या ये तरीका होता है भाई कील लगाई, हथौड़ा उस पर रख लिया और फिर उसको प्रेस कर रहे हैं जोर से, ऐसे करते हैं? दूर से लाके बस एक बार जरा सी देर के लिए कांटेक्ट होता है? बताओ, इंपल्सिव फोर्स है। हाँ। तीसरा, हिटिंग ए बॉल विद अ बैट, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट। कोई क्रिकेटर है वो सिक्सर लगा रहा है, कोई क्रिकेटर है वो सिक्स लगा रहा है, कैसे? यूं करता है भाई आने दे, पहले बॉल को आ जाने दे, फिर मैं उसको लेके जाऊंगा बाउंड्री तक, फिर फेंक के आऊंगा, ऐसे फेंक के आता है? या फिर बस एक इंस्टेंट के लिए बॉल कांटेक्ट में आती है और बॉल चली जाती है? तो वो भी कैसा फोर्स होता है? इंपल्सिव फोर्स क्या होता है बताओ? क्या इनके एग्जांपल आ गए हैं क्या समझ में?
ठीक है। इंपल्सिव फोर्सेस का जो ग्राफिकली अगर उन्हें टाइम के साथ दिखाया जाए, ग्राफिकली अगर इंपल्सिव फोर्स को टाइम के साथ दिखाया जाए तो तरीका ये होता है कि ये फोर्स यूं जाएगा और इस तरह से, मतलब क्या, शुरू में काफी देर तक बॉल बैठ के भिड़ी नहीं है तो फोर्स है 0। जैसे ही कांटेक्ट होगा एक थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लगेगा लार्ज मैग्नीट्यूड का, और फिर दोबारा बॉल जब दूर चलेगी, मतलब बैट से अलग हो रही है, तो अगेन वो फोर्स 0। और ये जो डेल्टा टी होता है दिस टेंड्स टू 0 जरा सी देर के लिए, और ये एफ काफी ज्यादा होता है। इस तरह का ग्राफ अगर है टाइम के साथ तो ये जो फोर्स है दिस इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, इसका मतलब आ गया आपको समझ में। अब इंपल्सिव फोर्स के साथ एक टर्म एसोसिएट की जाती है दैट इज इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स के साथ एक टर्म एसोसिएट की जाती है दैट इज इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स के साथ हम उसका असर बताएंगे कि भाई कितना असर हुआ। इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स का मतलब केवल और केवल इतना सा है, इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स दिस इज कॉल्ड इंपल्स। अब इफेक्ट का क्या मतलब है, किसी के थप्पड़ मारा वो पढ़ने लग गया, ये थोड़ी इफेक्ट है। हम फिजिक्स की टर्म्स में इफेक्ट की बात करेंगे। इफेक्ट का मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स का मतलब है वो फोर्स लगने की वजह से उस dt टाइम के दौरान, उस डेल्टा टी टाइम के दौरान चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ, उसे हम बोलते हैं इंपल्स। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का ही दूसरा नाम है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन से दिखाऊं तो देखो, F का फॉर्मूला होता है dp बाई dt। ये फोर्स थोड़ी सी देर के लिए लग रहा है, तो dp दिस इज f dt। सर देखने एक मिनट सॉरी, यस सर। रुको। dp जो होगा दैट विल बी f इंटू dt, यस सर। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रल dp दैट इज इंटीग्रल f dt। अब देखो, मान लो ये टाइम है t1 जब वो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, और ये टाइम है t2 जब वो फोर्स लगना रुक गया। तो t की लिमिट है t1 से t2। जब वो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तो इनिशियल मोमेंटम था p1, और जब वो फोर्स लगना खत्म हुआ तो फाइनल मोमेंटम हुआ p2। इंटीग्रल dp हो जाएगा p लिमिट p1 से p2, और इधर चलेगा इंटीग्रल f dt t1 से t2। अब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट p2 माइनस लोअर लिमिट p1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f dt t1 से t2, और ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम। p2 माइनस p1 जो आया, p2 माइनस p1 दिस इज डेल्टा p एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इंटीग्रल f dt। आप बताओ इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, स्लोप या एरिया? एरिया। और डेल्टा p होता है इंपल्स, यानी कि आपको एक चीज ये मिल गई कि इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। कहीं भी कोई ग्राफ दिया हो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो आपको इंपल्स देगा। इंपल्स का क्या मतलब है, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इंपल्स कैलकुलेट करना सीखें। जैसे मान लीजिए एक बॉल, ये ग्राउंड है, आपने एक बॉल फेंकी है, 2 kg की एक बॉल है, और वो इस तरह से आ रही कि टक्कर से पहले उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है दैट इज 37 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बॉल्स फॉलो नहीं करती है, कोई लाइट रे नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करे।
तो 37 डिग्री पे ही नहीं जाएगी, ये कुछ ज्यादा एंगल पे गई, ज्यादा पे ही चली जाती है अक्सर। मान लो टक्कर के बाद ये 2 kg की बॉल सपोज कीजिए 53 एंगल पे गई। बिफोर कोलिजन ये दिखाया है और आफ्टर कोलिजन उधर की तरफ दिखाया है। अच्छा, साथ में ये दिया है कि बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ये जानकारी आपको दे रखी है। और जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बहुत थोड़ा होगा। कॉन्टेक्ट टाइम डेल्टा टी दैट इज 2 मिली सेकेंड। एमएस का मतलब समझते हो मिली सेकेंड, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट हैं। पहला फाइंड इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉल, दूसरा फाइंड इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। 2 पार्ट है। फाइंड फर्स्ट पार्ट इंपल्स एंड सेकेंड पार्ट इंपल्सिव फोर्स ऑन द बॉल। पहले तो ये बताओ, बॉल पे ये जो फोर्स लगा है ये इंपल्सिव फोर्स है कि नहीं? है सर। बिल्कुल 2 मिली सेकेंड के लिए जरा सा झटका लगा है और ये इधर की तरफ हो गया। तो अब हमें ये 2 काम करने की, एक तो इंपल्स निकालना है और एक इंपल्सिव फोर्स। कैसे निकालें? इंपल्स कैसे निकालें और इंपल्सिव फोर्स कैसे निकालें? कैलकुलेट आप करते रहना। तो चेंज इन मोमेंटम से आ जाएगा। हाँ, बस मैं विदाउट वैल्यूज मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से ये इंपल्स निकलेगा। देखिए, अगर आपको इंपल्स निकालना है तो आप एक काम करो, किसी भी एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो, दूसरी डायरेक्शन को आप नीचे मान सकते हो, ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये वाई एक्सिस। अब देखो, जो इनिशियल मोमेंटम है वो यूं है, इधर से बॉल आ रही थी तो इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ होगा, पी इनिशियल। कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कितने एंगल पे होगा? ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37। तो मैं पी इनिशियल वेक्टर लिखूं, पी इनिशियल वेक्टर। हाँ जी बोलो। इधर तो कोस आएगा और इधर साइन आएगा, तो ये लिखा गया 20 साइन 37 डिग्री आई कैप और माइनस, क्योंकि नीचे बन रहा है, माइनस 20 कोस 37 डिग्री जे कैप। आप बताइए क्या ये पी इनिशियल इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब पी फाइनल, पी फाइनल ये उधर की तरफ है। कितना? पी फाइनल 2 इंटू 8, 16 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका ये एंगल 53 डिग्री है तो उधर तो साइन, तो पी फाइनल बनेगा 16 साइन 53 डिग्री आई कैप माइनस 16 माइनस नहीं सॉरी प्लस 16 कोस 53 डिग्री जे कैप। प्लस इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस में ऊपर बना है। साइन 37 कोस 37 ये सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे? हाँ जी कर दे। अब डेल्टा पी, हाँ कोई डाउट है? डेल्टा पी इंपल्स, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो आई कैप में से आई कैप घटाओगे और जे कैप में जे कैप घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा। इसमें से ये घटेगा और इसमें ये जुड़ेगा, समथिंग इंटू आई कैप आ जाएगा प्लस समथिंग इंटू जे कैप आ जाएगा। तो जो इंपल्स होगा, इंपल्स वो तो चेंज इन मोमेंटम है, तो वो आ गया अंडर रूट ऑफ इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर। बताओ ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट, इंपल्स वाला पार्ट। ठीक है। अब इंपल्स आ गया तो इंपल्सिव फोर्स कैसे निकाले वो और बताओ। इंपल्स आ गया, इंपल्स के मैग्नीट्यूड को फोर्स इनटू टाइम के बराबर रख दो। हाँ, फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी आपका इंपल्स है और डेल्टा टी आपको दिया है 2 मिली सेकेंड, तो यहां से आपका न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। अभी बताओ क्या समझ में आया कि इंपल्सिव फोर्स होते क्या हैं और किस तरह से इंपल्स कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है। एक और आखिरी सवाल हम लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन। आज जो पिछली क्लास हुई उसमें जो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे थे तो 18 थे, एक समय पे मैंने देखे थे 18 बच्चे थे उस समय। 8 ही बचे हुए हैं। कोई बात नहीं।
वो बीच में डीपी सर बोल के गए कि भाई आया करो, तो और भी भाग गए। यहां से इस बॉल को रिलीज किया है और बोला है कि यहाँ जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। हालांकि कोलिजन के टाइप हम आगे पढ़ेंगे, पर इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जितनी स्पीड से बॉल टकराई उतनी स्पीड से बॉल वापस होगी, जितनी स्पीड से बॉल टकराई उतनी ही स्पीड से बॉल वापस ऊपर की तरफ हो चुकी है, दोबारा ऊपर जाने लगी। तो आपको यह बताना है कि इंपल्स कितना मिला बॉल को, बस केवल इंपल्स, केवल ये बताना। आखिरी सवाल ले रहे हैं इस क्लास का। हाँ भाई बताओ, टक्कर से जस्ट पहले स्पीड कितनी हो जाती है? √2gh। तो जो मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू √2gh। इलास्टिक कोलिजन है तो टक्कर के बाद उतनी स्पीड से बॉल ऊपर उठेगी, तो मोमेंटम m इंटू √2gh। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2m/√2gh। हाँ, कारण ये कि एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा डायरेक्शन वाइज। मान लो P फाइनल ये है तो P इनिशियल ये होगा, डेल्टा P इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये हो गया 2 टाइम्स ये, यानी कि जो इंपल्स आया, इंपल्स दिस इज इक्वल टू 2m इंटू √2gh। चलिए अभी ये बताओ, इंपल्स और इंपल्सिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ गया क्या समझ में? यस सर। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। जो पिछली क्लास हुई थी, इससे पिछला लेक्चर, उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और इस लेक्चर में आपको बताया है ये इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्सेस। अब एक और चीज, टेस्ट जरूर दिया करो। मैं फिर कहता हूं, हालांकि अभी आप कह रहे हो 8 ही बच्चे बचे हैं, लेकिन जब भी टेस्ट होता है जरूर दिया करें। दूसरी बात, कल क्लास होगी, कल ऑफ नहीं है, ऑफ 2 दिन बाद होगा। कल क्लास होगी, मैं वेडनेसडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो एक दिन ऑफ रहना था, इस वजह से मैंने क्लास नहीं। क्लियर? कल ध्यान रखना, कल आपका उसी रेगुलर टाइम पे क्लास होगी।